Bismillahirrahmanirrahim. Hello students. So today we are going to start bioavailability from pharmacology, which is very most important topic regarding exam point of view. So let's get started. What is bioavailability? अगर हम bioavailability को break करें तो ये टू वर्ड्स में ब्रेक होता है. नंबर वन इज बायो एंड सेकंड इज अवेलेबिलिटी. बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स इनसाइड बॉडी ऑफ आवर सेल्फ, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर. एंड अवेलेबिलिटी मीन्स टू मेक अवेलेबल फॉर एक्शन. ठीक है, इसका मतलब होता है कि क्या उस बॉडी को वो ड्रग मिल रहा है, कितना मिल रहा है और कैसे मिल रहा है. सो इस प्रोसेस की स्टडी को बायो अवेलेबिलिटी कहलाते हैं. So the definition of the bioavailability, the rate and extent of drug absorbed from its dosage form. ठीक है, तो the rate and extent of absorbed drug from its dosage form and reached to the serum of blood, means वो ब्लड के सीरम तक या सिस्टमिक सर्कुलेशन तक कितना पहुंच रहा है. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले रेट, एक्सटेंट एंड डोजेज को समझना ज़रूरी है, जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं. ठीक है, रेट सिंपली क्या है, टाइम. ठीक है, जिसका मतलब है कि कितने वक्त में कितना. ठीक है, 1 आवर में कितना, 1 मिनट में कितना, 1 सेकंड में कितना और 1 दिन में कितना. ये एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है. ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में कितना. उसके बाद है नंबर सेकंड पर एक्सटेंड. अब ये एक्सटेंड का मतलब होता है कि अमाउंट, कितने अमाउंट में वो ड्रग प्रेजेंट है. ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज डोजेज. डोजेज का मतलब है कि कौन से ड्रग का कौन सा डोजेज फॉर्म है, आइदर वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर वो गैस है. इन तीनों में से कौन से डोजेज फॉर्म में आप ले रहे हो और उस ड्रग के लेने के बाद कितनी देर में कितना असर हो रहा है और कितनी देर तक वो ड्रग काम करेगा, ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है. ठीक है, तो उसके बाद फर्दर हम देख लें इसकी डेफिनेशन के ऊपर. बायो अवेलेबिलिटी एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज ऑफ, यहाँ पर लिखा है जेनोबायोटिक दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब ये वो परसेंटेज है, वो फ्रैक्शन है प्रिस्क्राइब्ड या फिर एडमिनिस्ट्रेड डोज का, जो कि रीच करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में. अब बायो अवेलेबिलिटी पर्टिकुलरली 100% होती है, जो कि हम इंट्रावीनियस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं. ठीक है, एफ यहाँ पर शो कर रहा है बायो अवेलेबिलिटी का. ठीक है, अब मज़ीद इस डायग्राम की मदद से हम इसको क्लियर करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम. इस डायग्राम में यहाँ पर आई थिंक मार्कर आपको शो हो रहा है. सबसे पहले अगर हम ये ड्रग जो है वो माउथ की रूट से दे रहे हैं, यानी कि ओरल रूट से हम ड्रग को दे रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा, वो पहले इसोफेगस में जाएगी, उसके बाद स्टमक में जाएगी, देन लिवर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लिवर से होते होते फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके पहुंचेगी. तो इतने में क्या होगा, पहले तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. उसके बाद क्या होगा, उस ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स, इन सब की वजह से ड्रग का जो इफेक्ट है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी उसकी 100% नहीं होगी. अब सेकंड पर हम देखते हैं, सेकंड पर हम क्या करेंगे, ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे आईवी यानी कि इंट्रावीनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जिसमें से क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होगी वो 100% होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू वीन्स. ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन में क्या काम है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी को भी हम सेम ही वे में डिफ़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन को भी हम सेम वे ही में डिफ़ाइन करते हैं. सो इनको हम देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन को. इट इज़ सजेस्टेड दैट एब्जॉर्प्शन मे बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग. ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ हम मूवमेंट ऑफ ड्रग को कहते हैं, जो कि अक्रॉस द आउटर म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट के होती हैं. ठीक है, वाइल जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कैसे डिफाइन होती है, एज अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, मीन्स उस ड्रग की अवेलेबिलिटी मौजूद कितनी है सर्कुलेशन या फिर साइट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए. तो ये एक मेन जो है ना डिफरेंस है, आपको याद रहना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन.
तो बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे बायो अवेलेबिलिटी का कर्व। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ओरल बाय AUC इंट्रावीनियस। अब AUC का फुल फॉर्म क्या है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल एंड IV की कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व बनाया है, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे MES शो हो रहा है, MES एक्सटेंड फॉर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मीन्स अगर इतने तक भी वो आ गया तो वो स्टार्ट करेगा मिनिमम इफेक्टिव थेरेपेटिक एक्शन के लिए। अगर और जो यहाँ पर ऊपर है MSC, इसका मतलब है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा, अगर वो ड्रग, कोई भी ड्रग है जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के नीचे होगी, तो उसकी जो है वो क्या होगी, उसका थेरेपेटिक एक्शन वो मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, अगर वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से बिलो या फिर मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन से अबव हो जाएगी, तो उसमें से क्या होगा कि इसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद हम इस ड्रग को इस कर्व को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने हाईलाइट किया है, जो ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ओरल को, नंबर 2 पर ग्रीन है वो इंट्रामस्कुलर IM, और नंबर 3 पर है रेड लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है IV यानी कि इंट्रावीनियस। ठीक है, अब जब हम ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने मैक्सिमम इफेक्ट के तरह पहुँचने के लिए। ठीक है, ये इसका आप कर्व देख सकते हैं, ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनियस। अब 2 पर है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंट्रामस्कुलर जो है वो इंट्रामस्कुलर में ये नहीं होता कि वो जो है ना डायरेक्ट जाए स्टमक वगैरह में या लिवर वगैरह में, तो इसका जो भी इफेक्ट होगा वो ओरल से ज़्यादा होगा। अब बात आती है इंट्रावीनियस की, जिसकी मोस्टली 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उस ड्रग को हम क्या करते हैं? डायरेक्टली वीन्स में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है? 100% अवेलेबल होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आपको बायो अवेलेबिलिटी का मेन जो पॉइंट है वो समझनी चाहिए कि बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स जो ड्रग है अपने डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है किसी थेरेपेटिक एक्शन के लिए या इफेक्ट के लिए या नहीं है। ओरली हम देखेंगे तो ओरली के लिए वो जो ड्रग का इफेक्ट है और जो उसकी क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था ना एक्सटेंड, जिसका मतलब था अमाउंट, क्या वो ड्रग उस अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर जो हम वो ओरल देंगे या IM देंगे तो उसका कंटेंट या फिर उसका डोजेज भी चेंज हो सकता है, उसका एक्सटेंट भी चेंज हो सकता है, और उसका रेट मीन्स टाइम में भी उसको देर लग सकती है। अगर हम ओरली देंगे तो जाहिर सी बात है उसको जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो जो IV होगी तो वो जो है ना पूरी बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर उतरती है, जिसमें एक तो टाइम जो है वो कम होता है, नंबर 2 पर उसका अमाउंट जो हम देते हैं डायरेक्टली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है टू मेक थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। एंड नंबर 3 पर है वो जिस डोजेज फॉर्म में हम उसको देते हैं वो उसी डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ही सिंपली कंसेप्ट है बायो अवेलेबिलिटी का। अब मज़ीद हम देखते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ड्रग दी है, सबसे पहले वो ईसोफेगस में जा रही है, उसके बाद स्टमक में जा रही है, एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है होल्ड टुगेदर इन एसिडिक और लो pH एनवायरनमेंट। अब वो ड्रग, हमें पता नहीं कि वो ड्रग जो है वो एसिडिक है या pH है, तो जो pH है वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो क्या कर देगी? चेंज कर देगी। उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी तो वहाँ पर क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन हो सकती है उसकी नॉन एसिडिक फॉर्म में, या फिर उसकी pH जो है वो हाई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वो सारे मसले हैं जो कि हाँ हो सकते हैं जो हम ड्रग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सो होप सो कि आपको बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो समझ आ गई होगी तो उसको लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।